Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, a paper from ACCA. And today we are gonna learn about IAS 12 और इनकम टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में भी हमने इनकम टैक्स को पढ़ा था और इनकम टैक्स को स्टार्ट किया था, और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर इम्पॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके और आप उसको समझ सकें। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में मैंने इनकम टैक्स को स्टार्ट कर दिया था, और इनकम टैक्स के अंदर जैसे कि हमें पता है कि दो एरियाज होते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स को हमने लिटिल बिट स्टार्ट किया था और व्हाट इज़ बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, और फिर मैंने ये भी समझाया था कि हमारे प्रॉफिट्स यानी कि हम जब भी मैं कहूँगा हमारे प्रॉफिट्स यानी कि तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ जब भी मैं हमारे प्रॉफिट्स की बात करूँगा। तो हमारे प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी पीएनएल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर टैक्स की जो चीज़ें टैक्स आ रहा होता है। और जब भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके बाद हमारा इनकम टैक्स आता है, तो हम उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टैक्स का इम्पैक्ट हम ले रहे होते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमारे प्रॉफिट में यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट में और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एफबीआर है और इसी तरह हर कंट्री की अलग टैक्स अथॉरिटी है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो यूके हो। तो हर जगह की हर कंट्री की अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं और उनके अपने अपने ट्रीटमेंट्स हैं। तो और उनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, और हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के अंदर डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है, इनके प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है, यानी कि उनके हिसाब से हो सकता है कि जो टैक्स है वो डिफरेंट बन रहा हो और हमारे हिसाब से टैक्स डिफरेंट बन रहा होगा, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट है। तो और वो उनकी अजम्पशंस डिफरेंट हैं, उनकी एग्जाम्पशन लिस्ट होती हैं, उनकी बाकायदा टैक्स एग्जाम्पशन की लिस्ट होती हैं कि कुछ जो कौन से आइटम्स एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि मेडिसिन नॉर्मली पाकिस्तान में उन पे टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिफरेंस अराइज हो जाता है। अब होता ये है कि दो तरह के टैक्स हमने डील कर रहे होते हैं IAS 12 के अंदर, और वो टैक्स जो दो तरह के हैं उसमें करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स है। करंट टैक्स का मैंने आपको बताया था कि जो करंट टैक्स का जो भी आपका टैक्स होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2011 फॉर एग्जांपल 2011 में ले लेता हूँ यहाँ पे, और 2012 ले लेता हूँ, तो इसका कोई ना कोई टैक्स होगा जो कि इसके पीनल में जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल इधर 100,000 जा रहा है, इधर फॉर एग्जांपल 120,000 जा रहा है। और आपको पता है नॉर्मली जो कंपनीज के ईयर एंड होते हैं वो 30 जून होते हैं, 30 जून या फिर 31 दिसंबर होते हैं, मतलब ईयर एंड जो होता है कंपनी का। और अगर हम 31 दिसंबर की बात करें तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 31 दिसंबर है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि 30 जून नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है 30 जो है आपका जो है ईयर एंड जो है 31 दिसंबर होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो होता ये है कि 31 दिसंबर हो गया, तो आपको तो जाहिर सी बात है हर ईयर एंड पे आपको पता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। अगर लिस्टेड एंट्रीज हैं उनको लाजमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है अपने ईयर एंड के ऊपर, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है तो हमें टैक्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें टैक्स को इंक्लूड करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हमने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें टैक्स ये अमाउंट ले लिया। 11 के अंदर हमने 100,000 ले लिया और 12 के अंदर $120,000 ले लिया। अब होता ये है कि जैसे 31 दिसंबर हो गया, अब जो टैक्स रिटर्न है यानी एफबीआर का जो टैक्स रिटर्न है, एफबीआर का टैक्स रिटर्न वो अराउंड आपका 31 मार्च अप्रैल इस तरीके से वो आ रहा होगा, मतलब थोड़ा सा बाद में आ रहा होगा। जो एक्चुअल में आपको टैक्स पे करना है एज पर द टैक्स अथॉरिटीज, एफबीआर टैक्स रिटर्न, वो एक्चुअल में 31 मार्च का, वो फॉर एग्जांपल कुछ और है। फॉर एग्जांपल ये 90,000 था और फॉर एग्जांपल ये 130,000 था। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट आयद हो जाता है और इसकी हमें इम्प्लीकेशन एज पर IAS 12 अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी पड़ती है।
और जब ये एक्चुअल में आता है तो हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारा बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, सारी जो मैंने बात की अभी, ये बेसिकली करंट टैक्स है और करंट पीरियड को टारगेट कर रहा होता है। डेफर्ड टैक्स पे मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा और इस पे बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ बेसिकली अंडर और ओवर प्रोविजन। तो अगर मैं इसी को देखूँ तो फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटिंग ईयर के अंदर 2011 में 2011 में टैक्स अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के हिसाब से जो हमारी अजम्पशन थी एज एन अकाउंटेंट वो 100,000 थी और टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से वो थी 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने 10,000 से ओवर प्रोविजन कर लिया। हमने क्या किया, एस्टिमेटेड बेसिस पे जब ईयर एंड हुआ, एस्टिमेटेड बेसिस पे क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, हमने 100,000 से उसका टैक्स बुक कर लिया। और जब रिटर्न आया तो हमें पता चला कि हमने हमारा जो टैक्स रिटर्न था जिसकी पेमेंट करनी है हमें एक्चुअल में वो 90,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने ओवर प्रोविजन कर लिया था, ओवर प्रोवाइड कर दिया था और हमें इसकी फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से करनी है वो हम पढ़ेंगे अभी और अपनी वीडियोस के अंदर देखेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने यहाँ पर अंडर प्रोवाइड कर दिया था। एक्चुअल में जो टैक्स रिटर्न आया 130,000 था और जब मैंने टैक्स अपनी बुक्स के अंदर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला था तो वो $120,000 था। तो इस तरीके से इसको अंडर और ओवर प्रोविजन कहते हैं। इधर मैंने अंडर प्रोवाइड किया था। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। बहुत सारे लोगों को उसमें कन्फ्यूजन होती है व्हाट इज़ बेसिकली अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन। तो होपफुली आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आए इसकी मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल पर चलते हैं। उससे पहले ये मैंने लास्ट क्लास में भी यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, तो इसको दोबारा भी पढ़ लेते हैं। नोट दैट any under or provision within an exam question will simply be the balance for income tax on the trial balance। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आपके पास आ रहा होगा FR लेवल पे। तो इसकी ट्रीटमेंट होती है जस्ट इसको आपने एडजस्ट करना होता है और एज अ लाइबिलिटी या फिर इसकी मतलब अदर वे इसका कुछ जो होता है वाइस वर्सा होता है। या तो लाइबिलिटी होगी यानी कि अगर वो उसमें है और अगर वो वरना उसकी मतलब उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है कि वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। The taxation account will only have two entries in your balance brought down forward and if the payable is the same as the balance brought forward then the balance on the trial balance will be zero। अगर दोनों का सेम होगा यानी कि टैक्स अथॉरिटी ने जितना बोला उतना ही आपने भी बुक किया हुआ था, तो ये जो अमाउंट मैंने यहाँ निकाला था 10,000 ये नहीं आएगा और अमाउंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। If the payment is not the same as the balance brought forward there will be a balance on the trial balance which will represent the under or over provision। डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड पे अगर ये बैलेंस आता है, क्योंकि FR लेवल पे ये नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा। पिछले साल का पड़ा हुआ होगा क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ वो जो है आगे, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये पड़ा रह जाएगा। इस साल तो हम इतना रिटर्न भर देंगे, अब ये इसका क्या करें, ये आपके बुक्स के अंदर पड़ा रह जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर के अंदर जाके एडजस्ट हो रहा होगा, फिर उससे अगले का उससे अगले ईयर हो रहा होगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा साइकिल। तो डेबिट बैलेंस विल रिप्रेजेंट एन अंडर प्रोविजन एंड शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अंडर प्रोविजन है और ये अगले साल जाके एडजस्ट हो रहा होगा क्योंकि टैक्स रिटर्न अगले साल आ रहा होगा, यानी कि 2011 का जो टैक्स रिटर्न है वो 2012 में आ रहा होगा। तो इस वजह से जो एडिशनल अमाउंट होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रीटमेंट इसकी कर रहे होते हैं। अ क्रेडिट बैलेंस विल रिप्रेजेंट ओवर प्रोविजन एंड शुड बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस। सही है जी। तो आए एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। Example number 1, Simple has estimated its income tax liability for the year ended। इसने estimate किया, जैसे मैंने कहा कि हमें estimate करनी पड़ती है year end पे 31st December 2018 at 180,000। In the previous year the income tax liability has been estimated as 150,000। Calculate the tax expense that will be shown in the statement of profit and loss for the year ended 31st December 2018 if the amount that was actually agreed and settled with the tax authority in respect of 2017 was 165,000। पहले केस में 165,000 है और दूसरे केस में 140,000, यानी कि पिछले साल यानी 2017 से हमें इस साल यानी 2018 में कितनी एडजस्टमेंट करनी है, बेसिकली इस तरह से हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर हम बनाएं दोनों सिनारियों में, ये सिनारियो ए है, ईयर एंड एस्टीमेट दोनों सिनारियो के अंदर देखें आप 180 ही मैंने लिखा है।
अब आप देख सकते हैं कि 27 का अंडर प्रोविजन जो था वो मैंने किस तरीके से निकाला, 165,000 माइनस 150,000, यानी कि 150,000 पिछले साल की लाइबिलिटी थी, लेकिन जो टैक्स रिटर्न आया तो वो 165,000 था। जो टैक्स रिटर्न आया 2017 के अंदर वो 165,000 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2017 में जो प्रोविजन कर लिया था वो कम था, 150,000 था, एक्चुअल में आया 165,000। दैट मीन्स मैंने अंडर प्रोविजन किया था, तो मैं 15,000 की एडजस्टमेंट करूंगा और ये जो अंडर प्रोविजन है मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। ये यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहिए उसूलन। तो ये मेरा 2018 में क्या हो रहा है देखें, आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने अंडर प्रोविजन किया था। तो मजीद मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ 2018 की लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि मजीद एक्सपेंस कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ 2017 के, अगेन ये ओवर प्रोविजन का सिनारियो है। तो इसमें क्या था, मेरे पास लाइबिलिटी मैंने 150,000 बुक की थी, लेकिन एक्चुअल में जब रिटर्न आया वो 140,000 का था। इसका मतलब मैंने ओवर प्रोविजन किया था। तो मैं 2018 की लाइबिलिटी से इसको कम करूँगा, यानी एक तरह से मेरी इनकम है तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो ये थी हमारी करंट टैक्स की एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल। और इसको किस तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर करना है, ये जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाके हम डेफर टैक्स को थोड़ा सा टच करेंगे और डेफर टैक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, पिछली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और फिर इस वीडियो पर आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर हम न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।